मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एग्जाम एवरीडे में। आज है 22 अप्रैल 2021 और 22 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी वेबसाइट के लिंक examenveryday.in से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप इस वीडियो का अभ्यास कर सकें। शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपकी तैयारी बिना किसी रुकावट के जारी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी नेपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधित अपराध करते हैं। अप्रैल 2015 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जलवायु के लिए नागरिक सम्मेलन के निर्माण की घोषणा की थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 40% तक कम करना है। इस कन्वेंशन ने इकोसाइड को एक अपराध बनाने के विचार का प्रस्ताव दिया था। इकोसाइड के खिलाफ एक कानून बनाने के अलावा लगभग 149 प्रस्ताव इस सम्मेलन में किए गए थे। इस कन्वेंशन को जिलेट जॉन्स क्राइसिस के परिणाम के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे येलो वेस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। यहाँ बात करें इकोसाइड की, जलवायु के लिए नागरिक कन्वेंशन ने इकोसाइड को ग्रह की सीमाओं को समाप्त करने में योगदान देकर गंभीर पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है येलो वेस्ट मूवमेंट। इस आंदोलन ने मुख्य रूप से फ्रांस में ईंधन मूल्य वृद्धि की निंदा शुरू की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए ईंधन कर लगाया गया था। इस आंदोलन ने पुनर्वितरण की आर्थिक नीतियां जैसे पेंशन, धन कर, उच्च न्यूनतम मजदूरी और राजनेताओं के लिए कम वेतन की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 21 अप्रैल या ऑप्शन डी 19 जुलाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 अप्रैल। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मक और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और यूएनओएसएससी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन द्वारा प्रकाशित क्रिएटिव इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार 21वीं शताब्दी में रचनात्मक और नवाचार किसी देश की दो प्रमुख संपत्ति है। इस समय जब कोविड-19 के कारण अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए प्रमुख आर्थिक खिलाड़ियों के लिए रचनात्मक होना महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है। लोगों से कहा गया है कि
वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। इस दौरान जरूरी और चिकित्सा सेवा बहाल रहेगी, जबकि केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय खुले रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है। यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरेक्शन विकसित करना है। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह कृषि उत्पादन और बाजारों को जोड़ेगा। यह प्रोफेसर किसानों और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर मूल्य वृद्धि को अधिकतम करने, किसानों की आय बढ़ाने, अपव्यय को कम करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। बात करें भारत में मेगा फूड पार्क योजना की। मेगा फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों से प्रसंस्करण और उपभोक्ता बाजारों तक सीधे संपर्क स्थापित करना है। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को कम से कम 3% तक बढ़ाना है। इस योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक फूड पार्क को 50 करोड़ रुपए प्रदान करती है। इस योजना का लगभग 30 से 35 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लागू करना है। इसने प्रत्येक फूड पार्क से 400 से 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर और कम से कम 30,000 का रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 6 चरणों में 42 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक फूड पार्क का लक्ष्य कम से कम 25,000 किसानों को जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी पृथ्वी ग्रह या ऑप्शन डी मंगल ग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन डी मंगल ग्रह। हाल ही में नासा के लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने मंगल ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की। यह किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित और नियंत्रित उड़ान थी। पृथ्वी पर ऐसी पहली उड़ान संचालन वर्ष 1903 में राइट ब्रदर्स ने उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में प्रदर्शित की थी। इंजेन्यूटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। इसे नासा के परसिवेरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। यहाँ बात करें इंजेन्यूटी की। इंजेन्यूटी काउंटर रोटेटिंग ब्लेड का उपयोग करके उड़ने में सक्षम है, जो लगभग 2400 आरपीएम रोटेशन प्रति मिनट की गति से स्पिन करता है। इसमें एक वायरलेस संचार प्रणाली है और यह कंप्यूटर, नेविगेशन सेंसर और 2 कैमरों से सुसज्जित है। यह सौर ऊर्जा संचालित है तथा अपने आप चार्ज होने में सक्षम है। भारत के पहले मंगल मिशन का क्या नाम था? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीवीडी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी चीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीवीडी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 2016 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमय मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और उसके संभावित स्रोतों का निर्धारण किया जा सके। बात करें बैकाल जीवीडी टेलीस्कोप की, यह दक्षिण ध्रुव में स्थित आइस क्यूब और भूमध्य सागर में स्थित एंट्रेस के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर में से एक है। जीवीडी को उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि पृथ्वी के कोर से या सूर्य में परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा, क्योंकि बिग बैंग के दौरान कुछ न्यूट्रिनो का गठन हुआ था। वही सुपरनोवा विस्फोट के परिणाम स्वरूप
या सूर्य में परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण भी कुछ न्यूट्रॉनों का निर्माण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर धूल के कणों के कारण उत्पन्न खतरों का भी अध्ययन किया जाएगा। हालांकि लूनर 25 को रूस के अंतरिक्ष अभियानों की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है और भविष्य में रूस नियोजित चरणों में कुल 5 अंतरिक्ष अभियानों की योजना बना रहा है। रूस के अगले मिशन यानी लूनर 26 को वर्ष 2023 या 24 में लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा में चुंबकीय एवं गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों की तलाश करेगा तथा संभावित लैंडिंग स्थानों की इमेज भी कैप्चर करेगा। सोवियत संघ द्वारा लूनर 24 को वर्ष 1976 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद से रूस ने अब तक चंद्रमा पर लैंडिंग संबंधी कोई मिशन नहीं किया है। ज्ञात हो इसरो भी वर्ष 2022 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए सुमित्रा भावे, ऑप्शन बी पीयूष सिंह, ऑप्शन सी नागराज मंजुले या ऑप्शन डी गजेंद्र अहिरे। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रा भावे। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। वे 78 साल की थी। सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुखतंकर के साथ एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी। वह अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट और साथ ही अपनी फिल्म में सामाजिक मुद्दों को संभालने के उनके तरीकों के लिए जानी जाती थी। 2017 में 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान सुमित्रा और उनके को डायरेक्टर सुनील सुखतंकर के निर्देशन में बनी मराठी फिल्म कासव जोड़ी की आखिरी फिल्म ने आमिर खान स्टारर दंगल जैसी फिल्मों को पछाड़कर बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया था। आज की करंट अफेयर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।